वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायोमी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? द टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग या नॉमेनक्लेचर और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब का क्या किया जाता है? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उसके सबसे लास्ट में उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये किसके अंडर में आता है? टैक्सोनॉमी में किया जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन से हुए? सबसे पहले हुआ कैरेक्टराइजेशन, सेकंड हुआ आइडेंटिफिकेशन, थर्ड हुआ आपका नॉमेनक्लेचर और फोर्थ होता है क्लासिफिकेशन। इन चार कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है टैक्सोनॉमी फील्ड। तो फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन से हैं टैक्सोनॉमी के? फोर में डिवाइड करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन। थर्ड होता है हमारा नॉमेनक्लेचर। और फोर्थ होता है हमारा क्लासिफिकेशन। इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर टिकी हुई है हमारी टैक्सोनॉमी फील्ड। इस ब्रांच में जितना भी काम होता है वो सारा इस पैटर्न में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की, जो है हमारा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको सबसे पहले उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं कि ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनके जैसे सपोज करो हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का हैबिट कैसी है, हैबिटाट कैसी है, यानी किस जगह पे वो मिल रहा है। ठीक है, इसकी रूट सिस्टम कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसकी लीव्स कैसी हैं, ठीक है, इसके फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, इन सब के ये क्या कहलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में इनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है हर प्लांट का। जैसे कैरेक्टराइजेशन किया जाता है प्लांट्स का, सेम वैसे कैरेक्टराइजेशन किया जाता है एनिमल्स का। एनिमल्स में भी इसकी क्या हैबिट है, क्या हैबिटाट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कार्निवोर है कि ये हर्बीवोर है, ये कहलाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमें कैरेक्टराइजेशन करना होता है किसी भी स्पेसिमेन, यानी चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, उसकी स्टडी करने का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबका कैरेक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। जब आपने किसी को, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, माइक्रोब्स है, उसका एक स्पेसिमेन तैयार कर लिया कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे पास एक रिकॉर्ड है। जब हमारे पास कोई और एक नोन जगह पे एक अननोन आपको स्पेसिमेन दिया जाता है तो आप क्या करते हो? सेम चीज़ उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हो। जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो? उसका आइडेंटिफिकेशन करते हो। किससे? जिसकी आप स्टडी कर चुके हो, उससे आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो कि ये रूट और ये रूट क्या सेम है, इन दोनों का पैटर्न सेम है क्या, इसकी स्टेम की स्ट्रक्चर और इसके स्टेम की स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, कि इसके फ्लावर कैसे हैं, इसके फ्रूट्स कैसे। तो ये कंपैरिजन किया जाता है और उनके कंपैरिजन से क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचान की जाती है कि क्या ये इससे सिमिलर है कि ये डिसिमिलर है। ठीक है, तो ये काम, ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना। और किससे पहचान करना? जो आपके पास पहले से मौजूद है, जिसके ऊपर आप स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। थर्ड होता है आपका नॉमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं नेमिंग प्रोसेस, नहीं, नामकरण जिसे हम बोलते हैं। नाम रखना क्यों ज़रूरी है?
नाम के बिना कोई पहचान नहीं है ना। किसी ने कोई कह के गया नाम में क्या रखा है, भाई सब कुछ जो रखा है वो नाम में ही रखा है। यदि आपने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो आप उसको कैसे और दूसरों से कैसे कंपेयर करोगे, आगे भी तो काम करना है। ऐसा तो होता नहीं है कि हमें एक ही चीज़ की स्टडी करनी है ताकि से हम कैसे भी करके अननोन बोल सकें, ऐसा तो होता नहीं है। इतनी बायोडाइवर्सिटी है तो उनको स्टडी करने के लिए हमें उनके नाम तो रखने होंगे ना। कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, तो उनके क्या होता है, हमें नाम रखना होता है, ज़रूरी होता है नाम रखना। तो आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेप कंप्लीट होने के बाद में उन स्पेसिमेंस के नाम रखे जाते हैं, और वो नाम ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड आप यूनिक नेम होते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आप यदि साइंटिफिक नेम की बात आती है तो वो नाम क्या होगा, सिंगल नाम होगा। चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप यूएस जाओ, चाहे यूके जाओ, आप अफ्रीकन कंट्री जाओ, कहीं भी जाओ, यदि साइंटिफिक नेम की बात आ रही है तो वो वर्ल्ड वाइड एक ही नाम होगा। ये काम होता है हमारा कौन से स्टेप में आता है, नॉमेनक्लेचर में, कि जो आइडेंटिफाई हो गए स्पेसिमेन उनका नाम रखा जाता है और वो नाम यूनिक होता है। ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। जब आपका कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपने उसका नाम भी रख लिया, उसके बाद में आपके पास क्या होता है, डेटा कलेक्ट हो जाता है। जब डेटा कलेक्ट हो गया तो आप क्या करते हो, उसको सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे उनको क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये जो फोर्थ स्टेप होता है ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। तो फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए और माइक्रोब्स हुए, यानी जितने भी लिविंग्स हैं उन सब की स्टडी की जाती है और टैक्सोनॉमी फील्ड में। ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी फील्ड के 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्री हिस्टोरिक टाइम से हमारा ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चला आ रहा है। पहले अपने इकोनॉमिक यूज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर बढ़ता गया, आपके पास साधन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होने लग गए। ठीक है। इन्वेंशन होती गई नई नई चीज़ों की। ठीक है। तो साइंटिफिक जो एपरेटस थे उनकी इन्वेंशन हुई, जिसकी वजह से आपकी स्टडी क्या हुई, आसान होती गई। नए नए बॉटनिस्ट आते गए, नेचुरलिस्ट आते गए ना, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट करी। तो उसी में से एक नेचुरलिस्ट और बॉटनिस्ट थे हमारे जॉन रे। ठीक है। तो जॉन रे एक बॉटनिस्ट, एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी स्पीसीज जो थी प्लांट्स की उस पर स्टडी करी, जगह जगह घूमे, एक्सप्लोर किया उन्होंने, और उन्होंने जब स्टडी करी तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया टैक्सोनॉमी फील्ड में, और वो वर्ड था स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज जिसे हिंदी में कहते हैं हम प्रजाति। ठीक है। स्पीसीज के बारे में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये जो व्यू दिया था ये जॉन रे ने दिया था। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ओनली द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेम पेरेंट्स मेक अप द स्पीसीज। समान जनकों से उत्पन्न हुई संतति या संतानें मिलकर क्या बनाती है, स्पीसीज का निर्माण करती है। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पे एक आम है, एक मैंगो का पेड़ है। यदि आप मैंगो को, यदि आप उसकी जो गुठली है उसको आप उगाते हो तो उससे एप्पल प्रोड्यूस नहीं होगी, उससे क्या होगा, मैंगो ही बनेगा। ठीक है। यदि आप एप्पल के बीज को बो रहे हो तो उससे एप्पल ही मिलेगा ना, स्ट्रॉबेरी नहीं मिलने वाली। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप समान पेरेंट से उत्पन्न, यानी उसकी आम के पेड़ से आम ही पैदा होगा और कोई और एप्पल नहीं होने वाला, यानी समान पेरेंट से उत्पन्न की गई संतति ही उसकी जाति का निर्माण करती है। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है।
तो ये तो उनका कॉन्सेप्ट हुआ। इसको हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे एप्पल के पेड़ की बात कर लूँ मैं। ये कोई एक एप्पल का पेड़ है जिसके ऊपर बहुत सारे एप्पल्स लगे हैं, ठीक है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, कोई श्रिंक हुआ है, कोई पूरा कंप्लीट रेड है, कुछ हल्का सा उसमें ग्रीनिश कलर ले रखा है। कुछ एप्पल ऐसे हैं जिनके ऊपर डॉट्स हैं, है ना। कुछ ऐसा है जिसका शेप थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है, कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बनी हुई है। लेकिन यदि हम उसके सीड को बोते हैं, यदि हम उसके सीड को कहीं उगाते हैं, तो क्या होता है, उससे एप्पल ही बनेगा। यानी किसी भी सीड को, एक ही प्लांट के किसी भी सीड को यदि आप उगाते हो, चाहे उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी उनके जो ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं, वो भले अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करेगा, उसी जाति के प्लांट प्रोड्यूस करेगा। कोई और प्रजाति का या और कोई स्पीसीज़ का, यानी एप्पल से एप्पल ही प्रोड्यूस होगा, ना तो बनाना हो सकता है ना मैंगो हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, और ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रे ने, ठीक है। तो जॉन रे ने अपनी जो रिसर्च करी या अपनी जो स्टडी करी प्लांट्स के ऊपर, उन्होंने ये स्पीसीज़ के बारे में बताया, इन सबको उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ठीक है। उन्होंने अपनी इस बुक में जितनी भी प्लांट्स पे स्टडी की थी, वो सारी स्टडी के बारे में उन्होंने अपना सारा डेटा या अपने सारी थ्योरीज वो सब इन्होंने इस बुक में लिखी थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब बात आती है, जैसे मैंने अभी आपको स्पीसीज़ की बात बताई जॉन रे का, एक हमारा इससे रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट और आता है स्पीसीज़ से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, जनन पृथक्करण। ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है। इनकी फ़ोटो आपकी बुक के फर्स्ट जो चैप्टर है उसके जस्ट आगे दे रखी है, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, reproduction is found between the members of same species and reproduction is not found between the different species। यानी सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, दूसरे जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके मेंबर्स के बीच में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाता है। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस वजह से हो सकता है, कोई ना कोई तो फैक्टर्स होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड होता है आपके पास बिहेवियर फैक्टर, फोर्थ होता है आपका जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। ये बैरियर्स हो सकते हैं, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनकी वजह से अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये कहलाता है हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे आप सभी को, जॉन रे का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।